हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। आज डिस्कशन रहेगा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आपके बायोलॉजी में दिया हुआ टॉपिक है ह्यूमन बॉडी, उसको डिस्कस करेंगे हम। आप अगर इस पिक्चर को देखो तो इसमें ह्यूमन बॉडी के सारे स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं मौजूद हैं। जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, वो सारे ही ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे मौजूद है और हर किसी का अपना अपना कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। सबको डिस्कस करेंगे। अब जो टॉपिक है वो है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में आउटर और इनर दोनों ही पार्ट शामिल होते हैं। बोथ पार्ट आर टुगेदर, सो वी हैव टू स्टडी द बोथ पार्ट। पहले हम आउटर पार्ट पढ़ेंगे, मीन्स सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इंटरनल पार्ट्स को पढ़ेंगे। क्योंकि इंटरनल पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो एक वीडियो में कवर नहीं होंगे, तो एटलीस्ट इस टॉपिक की बनेगी कम से कम 3 वीडियो। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेंस ऑर्गन, और सेंस ऑर्गन के साथ पढ़ेंगे हम न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम। मीन्स नर्वस सिस्टम यानी जो चीज़ ब्रेन से हमारे जुड़ी होगी, डायरेक्ट कनेक्ट होगी, नर्वस सिस्टम, ये वाला सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं आज। और सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे। सेंस ऑर्गन का सीधा सीधा कनेक्शन नर्वस सिस्टम से है, तो इसीलिए सेंस ऑर्गन को पहले पढ़ाया है, फिर नर्वस सिस्टम को। ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए हमें उसके लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा कि कैसे ह्यूमन बॉडी बनी है। ठीक है, हाउ द ह्यूमन बॉडी मेड अप, कैसे ह्यूमन बॉडी का बनावट हुई है, कैसे ह्यूमन बॉडी बनी है। हम सब जानते हैं कि हमारी जो बेसिक यूनिट है वो कहीं ना कहीं सेल है, लेकिन सेल से भी पहले हमारी कुछ फंक्शन है, हमारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, वो एटम से शुरू होता है। हम एटम से मॉलिक्यूल में जाते हैं, मॉलिक्यूल से फिर हम सेल बनते हैं, सेल से हमारे टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म यानी एक ह्यूमन बॉडी तैयार हो जाती है। तो ये है एक प्रोसेस, दिस इज़ द बेसिक प्रोसेस दैट हाउ आ ह्यूमन बॉडी मेड अप, कैसे ह्यूमन बॉडी बनती है, किस तरीके से ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। तो हम एटम से शुरू करके ऑर्गेनिज्म तक आते हैं। अब यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो गई, लेकिन अब ह्यूमन बॉडी में आता क्या क्या है मैं बता दूं। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन मिला के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, तरह तरह के ऑर्गन सिस्टम आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम, ठीक है। तो देर आर नंबर ऑफ सिस्टम्स, स्केलेटन सिस्टम, न्यूरॉन सिस्टम, ठीक है। तो देर आर नंबर ऑफ सिस्टम जो हमारे अलग अलग फंक्शन के लिए काम करते हैं, और ह्यूमन बॉडी की प्रोटेक्शन भी करते हैं, और ह्यूमन बॉडी को रन में रखते हैं, मतलब एक पूरे प्रोसेस में रखते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे ह्यूमन बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, उसको पढ़ेंगे, और हमारे ह्यूमन बॉडी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से फंसने के चांस होते हैं वो ये है कि जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं, जैसे आपका हार्ट हो गया, ठीक है, आपका ब्रेन हो गया, आपके बोन्स होंगी, बॉडी हो गई, आपका लीवर हो गया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इन सब से ही डायरेक्टली 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसी पे हमारा बेसिक फोकस रहेगा। बट मैं सेंस ऑर्गन इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सेंस ऑर्गन का सीधे सीधे है, सेंस ऑर्गन का सीधे सीधे रिलेशन हमारे न्यूरॉन सिस्टम से है, क्योंकि सारे के सारे मैसेज जो पहुँचते हैं वो न्यूरॉन सिस्टम में पहुँचते हैं। सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले हम सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे, और सेंस ऑर्गन को पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट न्यूरॉन सिस्टम पे स्विच कर जाएंगे, और ये हमारा टॉपिक रनिंग में रहेगा। सो हम सब जानते हैं कि वी आर हैविंग 5 सेंस ऑर्गन्स। 6 सेंस सबकी नहीं होती, जानवरों में पाई जाती 6 सेंस, ह्यूमंस में एब्सेंस होता है इस चीज़ का। हाँ, आभास होना अलग बात है, बट वी आर हैविंग ओनली 5 सेंस। एक हमारी साइट होती है, एक हमारी हियरिंग, एक हमारा टेस्ट, एक हमारा स्मेल, और एक हमारा टच। हम देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं और टच करते हैं। ये 5 सेंस ऑर्गन अगर ना हो तो एक ह्यूमन बॉडी ना होकर एक डेड बॉडी या डेथ बॉडी कहलाएगी। बिकॉज सेंस ऑर्गन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी। अगर सेंस ऑर्गन नहीं होगा तो हम बाहरी चीज़ों के जितने भी मैसेज है वो अंदर तक कन्वे कर ही नहीं पाएंगे, और हमारा न्यूरॉन सिस्टम बिल्कुल बेकार माना जाएगा। तो सारे के सारे सेंस ऑर्गन कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। अगर सेंस ऑर्गन मजबूत हैं तो एक ह्यूमन बॉडी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। वहीं अगर एक सेंस ऑर्गन कमज़ोर है तो ह्यूमन बॉडी इरिस्पॉन्सिबल कहलाती है। सारे के सारे सेंस ऑर्गन अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हैं, तो एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहता है। सो हम सारे सेंस ऑर्गन जितने भी हैं, आई, ईयर, और हमारी टंग, नोज़ एंड स्किन, जो ऑर्गन सिस्टम है, जब सबसे बड़ा जो सेंस ऑर्गन है वो स्किन है। तो वी आर हैविंग जस्ट 5 सेंस ऑर्गन्स, और ये पांचों सेंस ऑर्गन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदद करते हैं एक ह्यूमन बॉडी को रन करने के लिए। सो इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो सेंस ऑर्गन की बात मैं बता रहा हूँ वो है कान, ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। अगर एक इंसान अपनी लाइफ विदाउट ईयर, और मैं अगर हम लोग इन सेंस ऑर्गन में से कोई 2 सेंस ऑर्गन भी खो देते हैं तो हमारी लाइफ
काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। वी कैन फेस विल फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स इफ़ वी आर नॉट हैविंग सेंस ऑर्गन प्रॉपरली। सपोज इफ़ वी आर नॉट हैविंग ईयर और इफ़ यू आर नॉट हैविंग आइज़, सो विल फेस सो मेनी डिफ़िकल्टीज़। हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो पहले कान को समझते हैं। हम सब जानते हैं, अगर हम बच्चों को पढ़ाएं तो हम यही पढ़ाएंगे कि जो कान है उसका काम है सुनना। बट वी आर स्टडिंग बायोलॉजी और उसमें भी हम लोग एडवांस लेवल के लिए मीन्स KBS PRT के लिए पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा डीप स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर कैन आस्क फ्रॉम एनीवेयर। सो जो आँख होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। अक्सर हमारे कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। वैसे हमारे कान और जानवरों के कान में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो जानवरों के कान होते हैं जब भी वो चलते हैं तो उनके वो कान खड़े रहते हैं। इफ़ यू विल नोटिस द कैट, इफ़ यू नोटिस अ कैट, ठीक है, अगर वो बिल्ली को आप चलते हुए देखो तो उसके कान हमेशा खड़े रहते हैं। जब वो रिलैक्स मोड में रहती है कि फिर कहीं पे बैठी रहती है तो उसके कान हमेशा बैठे रहते हैं। बट व्हेनेवर वो मूव करती है, कहीं भी चलती है, तो उसके कान हमेशा खड़े रहते हैं। तो उनकी मूवमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं उनके कान। बट हम ह्यूमंस के, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पुराने लोग थे, जो हमारे आदि मानव थे, पुराने पूर्वज थे हमारे, उनके, क्योंकि हम पहले हमारी जो स्पीशीज़ थी वो होमो सेपियंस की थी, तो हम लोगों के पास पूँछ और कान दोनों ही मौजूद थे और हमें भी चलने में कान सहायता देते थे। लेकिन अब ये जो बाहरी कान है, आउटर आउटर ईयर है, इसका कुछ अगर ये ना भी हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस चश्मे वाले चश्मा नहीं पहन पाएंगे, बाकी और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अंदर का जो कान का एरिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस निभाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ ईयर कैनाल। यहाँ से साउंड अंदर की तरफ जाता है और सबसे पहले जाकर ये ईयर ड्रम से टकराता है। दिस इज़ कॉल्ड ईयर ड्रम। ईयर ड्रम से टकराता है। इस ईयर ड्रम से टकराने के बाद साउंड जो है वो कंपन होना शुरू होती है। बट काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, वाइब्रेशन चालू होती है। अब ये वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन में कोई मैसेज नहीं होता, वाइब्रेशन को कन्वर्ट करना पड़ता है मैसेज में या सिग्नल में, और इसके बाद काम चालू होता है। वाइब्रेशन को सिग्नल में बदलने का काम कोक्लिया का होता है। दिस कोक्लिया, कोक्लिया से पहले जो ये वाइब्रेशन होती है इसका मोड देखो, 10 डेसिबल। अगर 10 डेसिबल से कम की वाइब्रेशन होगी तो उसको कभी भी कोक्लिया ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाएगा उस सिग्नल को। 10 डेसिबल से ज़्यादा, डेसिबल नॉइज़ यूनिट होती है, साउंड यूनिट होती है डेसिबल, और नॉइज़ पॉल्यूशन को नापने के लिए भी डेसिबल का ही यूज़ किया जाता है। ओके, सो ईयर कैनाल से सीधा जो वॉइस होती है, जो कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है, वो टकराती है, क्लैश होता है उसका ईयर ड्रम पे। ईयर ड्रम पे, ड्रम से आप समझ जाते हो कि ड्रम बजता है, तो ईयर ड्रम पे क्लैश होता है। ईयर ड्रम पे क्लैश होने के बाद अब यहाँ पे ड्यूटीज आ जाती है इन तीनों की। यहाँ पे एक ड्यूटी आ जाती है मेलियस की। ये मेलियस, ये इनकस और मेलियस, इनकस और स्टेपस, ये तीनों कान की हड्डियां हैं, ये तीनों कान की इंटरनल बोन्स हैं। इनको ऑसिलेटर कह देते हैं। मेलियस, इनकस और स्टेपस स्टेपस इन ये तीनों कान की हड्डियां हैं जो इस बाहर से आई हुई आवाज़ को और स्पीड में करने के लिए काम करती है, उसको और ज़्यादा वाइब्रेट करने का काम करती है। अब जब यहाँ ये तीनों और ज़्यादा उसको वाइब्रेट कर देती हैं तो सीधा वो वॉइस चली जाती है। 10 डेसिबल से ज़्यादा हो जाती है तो वो वाइब्रेशन सीधा कोक्लिया के पास जाती है। और कोक्लिया ये एक जंबल जाल है, ये यहाँ पे इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है कोक्लिया का। ये इट सेंड द मैसेज टू डायरेक्टली टू द ब्रेन, और ये यहाँ से सीधा ब्रेन को वो मैसेज पहुँचा देता है सिग्नल में बदल के। बेसिकली इट कन्वर्ट्स द वाइब्रेशन इनटू अ सिग्नल। अब ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया। आई हैव ऑलरेडी रिटन अबाउट दीज थिंग्स, मैंने इसको आगे लिखा भी है, और बट उससे पहले मैंने आपको पूरा इमेज क्लियर कर दिया। दैट्स हाउ अ ईयर फंक्शन वर्क्स। इस तरीके से हमारा कान काम करता है। बेसिकली स्टार्ट होता है ईयर कनाल से, देन ईयर ड्रम, ये ऑसिलेटर्स मीन्स मेलियस, इनकस एंड स्टेपस। दीज थ्री टुगेदर स्टार्ट इंक्रीजिंग वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं और उसके बाद सीधा कोक्लिया अपना काम करता है और ब्रेन तक वो मैसेज वाइब्रेशन टू सिग्नल में बदल के पहुंचा देता है। दैट्स हाउ हम लोग सुनते हैं, और इसी तरीके से हमारा सुनना चालू रहता है। ओके, अब इसको ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑल्सो। ईयर ड्रम कैसे काम करता है, देखो ईयर ड्रम क्या करता है। द ईयर ड्रम इज अ थिन flap of skin that is stretched tight like a drum and vibrates when the sound hits it। मतलब जब भी बाहर से कोई आवाज़ टकराती है तो जैसे अगर आपके पास कोई ड्रम हो या आपके पास कोई ढोलक हो, अगर आप उस पर एक हाथ मारो
तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन गूंजती है। एक अगर आपने स्कूल में परेड की होगी तो जो ड्रम होता है उस पर जब आप स्टिक मारते हो तो वो वाइब्रेट होती है। तो दैट्स हाउ जो हमारा ईयर ड्रम है, जब भी बाहर से कोई वॉइस आती है इस पर टकराती है तो देर विल बी अ वाइब्रेशन, वहाँ पे एक वाइब्रेशन मौजूद होगी। ओके, देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है कोक्लिया का वो मैंने आपको बता ही दिया है कि इट कन्वर्ट्स वाइब्रेशन इनटू अ सिग्नल एंड सेंड्स टू ब्रेन। और ब्रेन को डायरेक्ट क्या है, तभी अगर 10 डेसिबल से कम की आवाज़ हो, फॉर एग्जांपल कोई फुसफुसा रहा हो आपसे थोड़ी दूरी पर, तो ब्रेन कैन नॉट गेट द मैसेज, उसको मैसेज समझ में ही नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या होता है 10 डेसिबल से ऊपर का वॉइस होना चाहिए, तभी ये जो कोक्लिया है ये वाइब्रेशन को सिग्नल में बदल कर ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन एक्चुअल में बताता है कि बात क्या है। ओके, अब आपका यहाँ पे ह्यूमन ईयर खत्म हुआ, यहाँ पे हम जो कानों की बात कर रहे हैं वो खत्म हुआ, एक सेंस ऑर्गन इज फिनिश्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन स्किन स्ट्रक्चर। दिस इज आवर सेकंड एंड बिगेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। कोई भी चीज़ टच करना, फील करना, सारी चीज़ों का किया धरा इसी का होता है। और ये भी दो भागों में बढ़ जाता है, एपिडर्मिस और डर्मा, और डर्मिस भी कह सकते हो आप, यू कैन ऑल्सो कॉल इट डर्मिट। इंपॉर्टेंट पार्ट, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, सेकेंड वन इज डर्मिस और डर्मा। इसी दो को पढ़ना है ह्यूमन स्किन में अगर ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं तो। एपिडर्मिस में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं एंड डर्मिस में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है, इसको हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बॉडी को अगर समझना है तो हमें बाहर से स्टार्ट करते हुए अंदर जाना होगा। जनरली व्हाट वी डू रॉन्ग, वी डायरेक्टली स्टार्ट रीडिंग अबाउट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ऑल, बट फर्स्टली वी हैव टू स्टार्ट विद वेरी फ्यू एंड वेरी बेसिक्स। हमें बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए और बेसिक हमारा है सेंस ऑर्गन। ओके, नेक्स्ट एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस इज द आउटर पार्ट। ओके, ये ऊपर की परत होती है। कभी आपका हाथ घिसा हो कहीं पे तो उसका एक मांस होता है आपके हाथ पे, वो छिल जाता है लेकिन खून नहीं निकलता, तो उतना जो एरिया होता है खून ना निकलने वाला एरिया वो एपिडर्मिस का एरिया होता है। इसको देखते हैं, एपिडर्मिस में ब्लड नहीं पाया जाता, इसीलिए कभी आपका हाथ घिस जाए, थोड़ा सा घिस जाए तो छिल जाती है ऊपर की स्किन बट खून नहीं निकलता, तो दैट मीन्स इट शोज दैट एपिडर्मिस डिडंट कंटेन्स एनी ब्लड। ओके, इसमें ब्लड नहीं पाया जाता। एपिडर्मिस में मेलानिन पाया जाता है जो यूवी रेस से हमारी प्रोटेक्शन करता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्किन जो होता है ह्यूमन बॉडी में, जो सेंस ऑर्गन में जो स्किन होता है उसका कौन सा पार्ट है जो हमारी यूवी रेस से, जो खतरनाक रेज होती है उससे हमारी प्रोटेक्शन करता है, तो वो हमारी एपिडर्मिस ही करता है, क्योंकि एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है, मेलानिन। मेलानिन पाया जाता है जो हमारी यूवी रेस से प्रोटेक्शन करता है। फिर डर्मिस या डर्मा, बोथ आर सेम, एक ही नाम है। अब इसका क्या काम है, द डर्मिस कंटेन हेयर रूट्स, द डर्मिस कंटेन्स हेयर रूट्स एंड सबेशियस ग्लैंड्स। सबेशियस ग्लैंड मतलब तेलीय ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड्स, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, दीज ऑल थिंग्स आर कंटेन्ड बाय डर्मा और डर्मिस। ये देखो यहाँ पे, लेट मी शो यू द इमेज हेयर। देखो आपका जो हेयर रूट है, स्वेट ग्लैंड है और सबेशियस ग्लैंड है, ऑल थिंग्स आर हेयर। असल में जो बालों की जड़ें जो होती हैं वो डर्मा में ही पाई जाती है। स्किन के स्ट्रक्चर में जो डर्मा होता है वहीं पे बालों की जड़ें पाई जाती है। निकल यहाँ से रहा है बाल लेकिन बालों की जड़ें यहीं पे पाई जाती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रख सकते हो। ओके, सो एपिडर्मिस और डर्मा खत्म। नाउ टंग। अगर जीभ नहीं होती तो इंसान कुछ भी खा लेता तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसने खाया क्या। टंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। एक्चुअली ऑल 5 सेंस ऑर्गन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट सबकी अपनी अपनी अलग क्वालिटीज़ है, अपनी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। अगर उसको ही हम पढ़ेंगे तो ही हम नर्वस सिस्टम की तरफ जा पाएंगे, क्योंकि अभी तक इनका काम क्या है, दे आर जस्ट सेंस कलेक्टर। ये मतलब सेंस को कलेक्ट करते हैं या फिर जो मैसेज है उसको कलेक्ट करते हैं। असल में इनको आगे करना क्या होता है, इनको आगे मैसेज को नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना होता है। हमारे शरीर में नर्व्स है, बहुत सारी न्यूरॉन्स हैं, वही मैसेज को कन्वे करती हैं। उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक करंट्स होते हैं जो मैसेज को बहुत तेज़ी से कन्वे करती है। ओके, अब इसको ज़रा टंग को देख लो। टंग में अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग जगह पर अलग अलग टेस्ट पाया जाता है। अगर थोड़ा पीछे की तरफ जाओगे आपको बिटर लगेगा, साइड्स में सोर, फिर सॉल्टी एंड सबसे फ्रंट में स्वीट लगता है। और ये उमामी मीन्स यहाँ पे ये
जो टेस्ट बर्ड्स नहीं पाई जाती, इस वजह से यहाँ पे टेस्ट नहीं मिलता। बीच में टेस्ट बर्ड्स बहुत कम पाई जाती है। अभी टेस्ट बर्ड्स क्या होती है ये और बताऊंगा मैं, आई विल टेल यू। सो सबसे एंड में जो टेस्ट आता है वो बिटर का आता है, कड़वा। साइड्स में सोर यानी खट्टा, फिर उसके नीचे सॉल्टी, एंड सबसे फ्रंट पे है ओके। सो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टंग और टेस्ट, एंड दिस इज पढ़ लेते हैं। The average person has about 10,000 taste bud and they are replaced every 2 weeks or so. Means एक एवरेज पर्सन के पास 10,000 टेस्ट बर्ड होती है। यही टेस्ट बर्ड हमें टेस्ट करने में और टेस्ट को पहचानने में मदद करती है। इट इंडिकेट्स दैट वेदर वी आर ईटिंग सोर, बिटर और स्वीट, दिस इज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी टेस्ट ओके। और इसकी ह्यूमन बॉडी में नंबरिंग होती है 10,000 के आसपास टेस्ट बर्ड्स की ओके। नाउ आई इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। इंसान जिसके पास आँख नहीं होती है वो एक तरीके से अधूरा ही कहलाता है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें देखने से ही क्लियर हो जाती है, सुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, और इसको पढ़ने के बाद, क्योंकि आंखें जो होती है वही डायरेक्ट मैसेज पहुंचाती है ब्रेन तक कि हमने क्या देखा और आपने क्या सीखा ओके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको समझना। ये अब इसके देखो दो आंखों को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, आउटर, मिडल एंड एंडिंग पार्ट ओके। तो 3 पार्ट्स होते हैं इसके, एंड लास्ट वन। सो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट में 3 चीज़ें मौजूद हैं, आइरस हो गया, पुपली हो गया और स्केलिरिया। आइरस, पुपली, स्केलिरिया, ठीक है। अब इसको ज़रा ढंग से पढ़ लेते हैं एक एक करके। मैंने आँख की इमेज बार बार इसलिए लगाई है, वाई, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसको ध्यान से समझने के लिए मैंने बार बार इसमें इमेजेस लगाई है ताकि आपको ये रिकॉल हो जाए सारी चीज़ें ओके। आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स। तो सबसे पहले आइरिस, अभी हम आउटर पार्ट की बात करें, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ये दिस लेंस ऑल्सो ओके। वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स ओके। आइरिस, प्यूपली, स्केलिरा, आइरिस, प्यूपली एंड स्केलिरा। नाउ लिसन अबाउट आइरिस। अब आइरिस क्या होता है? आइरिस अलग अलग कलर के पाए जाते हैं, मीन्स आपको ये ब्लू, ब्लैक और ब्राउन में देखने को मिल सकते हैं। जैसे ऋतिक रोशन का ग्रीन है और ऐश्वर्या राय का ब्लू है। सो ये आइरिस के कलर डिफरेंट हो सकते हैं, इट कैन बी डिफरेंट। आँखों में जाने वाली लाइट को कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स द लाइट विच कम्स इन द आई ओके। आँखों में जाने वाली लाइट होती है उसको कंट्रोल करता है। when more light enters in the eye, the contracts and it contracts and expands when less light enters the eye। अब मीन्स इसका सीधा सीधा सिंपल से कहने का मतलब ये है कि जब भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइट आती है आपकी आंखों में तो आपकी आंखें सिकुड़ जाती हैं ओके। और जब भी आंखें मतलब लाइट कम होती जाती है तो आपकी आंखें फैलती जाती है। इसका एक एग्जांपल है, जब आप ठंड में, आजकल ठंड का मौसम है, अगर आप छत पे बैठे हो, एकदम से आप नीचे जाओ तो आपको सारी जगह अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, क्योंकि जब हम बहुत लाइट में बैठे होते हैं तो हमारी आंखों की जो ये आइरिस होती है वो सिकुड़ जाती है। और जब हम जैसे ही अंधेरे कमरे में डिम लाइट में वापस जाते हैं तो हमारी आंखों की जो आइरिस है वो चौड़ी हो जाती है ओके। पुपली, पिपली फिर इसको इंग्लिश हिंदी में हम कहते हैं पुतली, आंखों की पुतलियाँ, सुना होगा आपने। यह प्रकाश के भीतर लेंस तक ये क्या करता है, इट ये प्रकाश को, मीन्स लाइट को डायरेक्टली अंदर लेंस तक पहुंचाता है, एंड लेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां तक पहुंचाने का काम किसका है? पिपली का। ये आइरिस के मिडल में पाया जाता है। अभी कहाँ पाया जाता है? आइरिस के मिडल में पाया जाता है। अगर आई का स्ट्रक्चर देखो तो वहां पे दिखेगा आपको। नाउ now we have to study about lens। लेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, भी करवाते हैं लेंस ठीक करने का, और जिनकी चीज़ें घिस जाती है, ख़राब होती है, फिर उनको चश्मा लगाना शुरू होता है। अब देखो होता क्या है, एक्चुअली बताऊँ, हमारे पास दूर और पास की नज़र का चश्मा खुद बिना चश्मे के मौजूद है आँखों में। बट होता क्या है कि हम जब अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं टेक्नोलॉजी इन सब में, तो हमारे जो लेंस है वो बिगड़ जाता है। अब देखो ये लेंस है, यहीं से डायरेक्ट इमेज जा रही है। अब इसकी खासियत सुनना जरा, क्वालिटीज। आंखों का लेंस उत्तल यानी कॉन्वेक्स होता है, यह प्रकाश को केंद्रित मीन्स फोकस करता है और रेटिना तक पहुंचाता है। देखो जो भी लाइट है डायरेक्टली एंटर्स फ्रॉम हेयर टू द रेटिना।
ठीक है, मैसेज डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जाता है, आप देख सकते हो। एंड सिलेरी मसल्स, जो सिलेरी मसल्स है वो लेंस को पकड़े रहने और उसमें एडजस्टमेंट बनाने का काम करती है। अगर लेंस सिलेरी मसल नहीं होगी तो लेंस अपने आप गिर जाएगा। सिलेरी मसल है वही इसमें एडजस्टमेंट को फिक्स करती है। ओके, नाउ यू नो व्हाट वन थिंग इज देयर। सिलेरी मसल के बारे में एक बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप कोई चीज़ पास से देखो, अगर आप कोई चीज़ पास से देखो तो वो सिलेरी मसल उसको चौड़ा कर देती है, मीन्स बड़ा कर देती है। वहीं कोई चीज़ दूर हो जाए तो सिलेरी मसल उसको पतला कर देती है। तो हम दूर और पास का चश्मा दोनों एक साथ ही पहन कर घूमते हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ सिलेरी। तो ये इसके ही काम है। अब इसके बाद रेटिना, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे आई का। जो भी चीज़ पहुंचती है, इमेज यहीं बनती है। इमेज, जो भी हम इमेज देखते हैं, वट एवर वी सी, द इमेज इज प्लेस्ड हेयर, मतलब यहाँ पे सीधा आती है, सीधा यहीं पे आती है। देखो ऐसे, ये गिव वे साइन है। एंड यू नो वन थिंग इज देयर, वट एवर वी सी, उसका एक्चुअल इमेज बनता है रेटिना पर और अपोजिट बनता है, उल्टा बनता है। आप देख सकते हो यहाँ पे गिव वे जो लिखा है ये सीधा है, बट डायरेक्ट जब रेटिना पे लेंस से होते हुए गया तो वहाँ पे उल्टा बना और छोटा बना। याद रहे, रेटिना पर इमेज हमेशा छोटी यानी स्मॉल, अपोजिट और एक्चुअल बनती है, ध्यान रख लेना, ठीक है। रेटिना पढ़ लेते हैं। रेटिना पर एक्चुअल और अपोजिट इमेज बनती है, मैंने आपको बताया। रेटिना पर एक्चुअल और उल्टी इमेज बनती है, अपोजिट इमेज बनती है। द कोरॉइड सप्लाइज द आउटर रेटिना विद न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटेन्स द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द आई। अब ये जो कोरॉइड होता है, ये इसमें है इमेज, में दिखा देता हूँ मैं, फर्स्ट वाली इमेज में था, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपकी जो रेटिना है उसको न्यूट्रिएंट्स यानी खून, मतलब ठीक ठाक सप्लाई पहुंचाता है ताकि वो ठीक रहे रेटिना। और याद रहे, रेटिना पे ही एक्चुअल, उल्टी और छोटी इमेज बनती है। हम असल में जो भी देख रहे होते हैं वो थोड़ा छोटा ही देख रहे होते हैं, क्योंकि रेटिना पर उल्टी इमेज बनती है। अब आप कहोगे कि इमेज उल्टी बन रही है तो हम चीज़ों को सीधा कैसे देखते हैं। अब इसके पीछे एक काम करती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व is the nerve which sends all the message from retina to brain, और ब्रेन फिर उस चीज़ को हमें सीधा करके दिखाता है। अभी अगर हम अपने ब्रेन को बंद कर दिया, उसका वर्क खत्म कर दे, तो अगर हम कोई भी चीज़ देखेंगे वो हमें उल्टी ही दिखाई देगी। बट क्योंकि ऑप्टिक नर्व वहाँ से रेटिना से सारे मैसेज को लेकर, क्या कि एक्चुअल में इमेज है क्या, उसको लेकर ब्रेन तक भेजता है, तो ब्रेन उसको सीधा करके दिखाता है। ऑप्टिक नर्व रेटिना पर बनी इमेज को ब्रेन तक पहुंचाता है, मैंने आपको बता दिया। दैट्स हाउ। ये देखो, ये रहा ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक डिस्क। ये यहाँ से जो भी, ये यहाँ पे जो भी है उसको यहाँ से लेकर ऑप्टिक नर्व क्या करता है, ब्रेन तक पहुँचाता है। अब अगर थोड़ा सा और बता दो ऑप्टिक नर्व के बारे में, तो ऑप्टिक नर्व दो तरह की हो सकती है। एक होती है कोन के शेप की और एक होती है रॉड के शेप की। जो कोन के शेप की ऑप्टिक नर्व होती है वो रंग बताती है कि कौन से कलर की चीज़ देखी गई है, और रॉड जो होती है वो अंधेरे में देखने में सहायता करती है। रॉड जो ऑप्टिक नर्व है वो। ओके, सो यहाँ पे हमने बेसिक आई को ख़त्म कर लिया। अब थोड़ा सा नाक का आता है। नाक में इतना कुछ है नहीं, बस देखो ये जो जितना एरिया है ये नाक का ही एरिया है। ये दिस ऑल प्लेस बिलोंग्स टू आवर नोज। देखो, फॉर्टनल साइनस, सीनस। ओके, जब भी आपको जुकाम होता है तो आपको इस एरिया में दर्द होता है, और ये हमारा सेंस है कि अगर नाक ना हो तो हम कोई भी चीज़ सूंघकर पता नहीं कर सकते। अब एक चीज़ है कि हम कुछ भी सूंघते हैं तो उसका हमें आइडिया कैसे लगता है कि ये चीज़ असल में क्या है, इसकी खुशबू कहाँ से पता चल रही है। तो उसके लिए एक होती है ऑल्फैक्ट्री एरिया। यहाँ पे बहुत सारी फाइब्रस नर्व्स होती हैं। जब भी यहाँ से स्मेल अंदर एंटर करती है तो यहाँ से होकर गुजरती है, और जब यहाँ से होकर गुजरती है तो तुरंत ये ब्रेन से जुड़ी होती है। तुरंत ये मैसेज पहुँचा देती है कि अच्छा आज मतलब किसी ने फॉर एग्जांपल कोई डीओ लगाया, कोई सेंट लगाया, तो एकदम से उस सेंट के और उस डीओ के को सूंघने के बाद हम बता सकते हैं अच्छा ये किसने लगाया होगा, अगर हम उसको जानते होंगे। कहीं पे कुछ बन रहा होगा, फॉर एग्जांपल कहीं पे समोसे बन रहे हैं, वो यहीं से सूंघने के बाद तुरंत बता दी जाती है कि अच्छा समोसे बन रहे हैं, तो यहीं से स्मेल होकर जाती है। और ऑल फैक्ट्री एरिया का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम रहता है। तो बेसिक है नोज़ का और मैं बता चुका हूँ पहले इसको कि जो हमारा रेस्पिरेशन का काम, नोज़ तो सिर्फ एक सहारा है, रेस्पिरेशन का काम फेफड़े ही करते हैं।
नोज नहीं करती। नेजल कैविटी इज अ वे, इट इज जस्ट अ वे, it is not the part of respiration, it is the part of respiration system, but the main thing in respiration system is our lungs। ठीक है, अब क्योंकि हमारा सेंस ऑर्गन खत्म हो चुके हैं पांचों, अब सेंस ऑर्गन से हमने क्या सीखा कि हमें जो भी बाहर के मैसेज मिलते हैं वो असल में कहना क्या चाह रहे हैं और उसको कहाँ तक हर जगह से देखो कहाँ पहुँचाया जा रहा है, नाक से, मुंह से, जीभ से, जहाँ जहाँ से मैसेज मिले वो कहाँ पहुँचे, डायरेक्टली ब्रेन में। अब ब्रेन को समझने के लिए हमें न्यूरॉन सिस्टम को समझना पड़ेगा, नर्वस सिस्टम को समझना पड़ेगा। इफ़ वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट नर्वस सिस्टम वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट होल ब्रेन। हम अगर नर्वस सिस्टम को समझ लें तो हम पूरे पूरे ब्रेन को समझ जाएंगे। अब नर्वस सिस्टम को समझते हैं और आज के पूरे टॉपिक को फटाफट निपटा देते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम को समझते हैं फटाफट। चलो, नर्वस सिस्टम देखो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। नर्वस सिस्टम तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक आपका ब्रेन, एक आपका न्यूरॉन्स, जितनी भी नसें वो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, न्यूरॉन्स सेल्स, एक आपका ब्रेन, एक आपका न्यूरॉन्स और एक आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरू रज्जु, ये जो रीढ़ की हड्डी है। यही तीन चीज़ें मिलकर एक नर्व सिस्टम बनाती है जिसे हम नर्वस सिस्टम कह देते हैं। और यही नर्वस सिस्टम एक इंसान को खड़ा रखता है, जिंदा रखता है, उसको मूवमेंट करने में मदद करता है। अगर ये ना हो तो इंसान कभी उठ ही नहीं सकता। मुन्ना भाई एमबीबीएस में आपने एक आनंद बाबू को देखा होगा, उस वो बिल्कुल लेटा हुआ रहता था क्योंकि उसकी सारी चीज़ें काम नहीं करती थी, उसका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता था। इसीलिए उस पिक्चर में कहता था कि सब्जेक्ट देख सब चीज़ें ऑब्जर्व कर सकता है पर कुछ बोल नहीं सकता। वाई? बिकॉज दीज थिंग्स आर इनएक्टिव इन हिज बॉडी, और ये हम सब में एक्टिव है, तभी हम आज बोल पा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आप मुझे देख के समझ पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज नर्वस सिस्टम। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, इसको ढंग से पढ़ते हैं। न्यूरॉन सेल, अब तंत्रिका कोशिका नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, उसको पढ़ेंगे, ब्रेन को पढ़ेंगे और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम खत्म हो जाएगा। न्यूरॉन सेल्स, बहुत सारी सेल्स होती है, सबसे बड़ी सेल होती है हमारी बॉडी की, और न्यूरॉन सेल जो होती है वो मैसेज कन्वे करने का काम करती है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीड होती है, इनके अंदर बिजली जैसी स्पीड दौड़ती है और हमारे को मैसेज फटाफट 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 मिलते रहते हैं लाइट की स्पीड से। ओके, अब द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। हम सबको पता है, वी ऑल नो दैट द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। द नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी दैट डज नॉट डिवाइड आफ्टर बर्थ। मैं आपको बता दूं, नर्वस सेल जो होती है, जो दिमाग की कोशिकाएं होती है, एक्चुअल में जो दिमाग की होती हैं, और पूरे बॉडी की जो कोशिकाएं होती हैं नर्वस। अब जो दिमाग की जो कोशिकाएं होती है उसके बारे में बता दूं कि अगर हमको क्यों लोग कहते हैं कि वेयर हेलमेट, वेयर हेलमेट, वेयर हेलमेट। पूरी बॉडी में किसी भी कोशिका का कंस्ट्रक्शन दोबारा हो सकता है, किसी भी सेल का कंस्ट्रक्शन दोबारा हो सकता है, लेकिन ब्रेन की सेल्स का कंस्ट्रक्शन दोबारा नहीं हो सकता। इसलिए किसी की दिमाग पे चोट लग गई तो मतलब वो इंसान गया। और इसीलिए कहावत भी है, सर सलामत तो पगड़ी हज़ार। वो इसीलिए है क्योंकि अगर आपके सर सलामत है तो पगड़ियाँ हज़ार आती रहेंगी। ओके, सो दैट इज़ हाउ द नर्वस न्यूरल सेंस आर इम्पॉर्टेंट। मनुष्य में तंत्रिका तंत्र का निर्माण एक्टोडर्म से होता है। विद द हेल्प ऑफ एक्टोडर्म दिस न्यूरॉन सेल मेड अप। ठीक है, ऐसे ही बनती है ये। इन ह्यूमंस देयर आर, देखो, कार्नियल नर्व्स, देयर आर 12 पेयर ऑफ कार्नियल नर्व्स एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। और ये 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका होती है। एक्चुअली नसों की जोड़ियां हैं, ये पूरे बॉडी में मैसेज को कन्वे करने का काम करती है। मान लो आपने कोई चीज़ टच की तो हमें कैसे फील होगा, इन सब की वजह से ही फील होगा। हमारी बॉडी में जितने मैसेज का कन्वे हो रहा होता है, वो चाहे सबकॉन्शियस माइंड से हो, कॉन्शियसली हो, सबकॉन्शियसली हो, सारी चीज़ें इन पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम जो 3 भागों में मैंने बांटा था, उसमें भी सबसे पहला जो है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन नर्वस सिस्टम इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब इसको जरा हिंदी में, हिंदी वाले भी देख लो। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मीन्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मीन्स पारिधिक तंत्रिका तंत्र, एंड ऑटोनॉमिक nervous system means स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ओके, बट ओनली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ह्यूमन बॉडी। इसको ही पढ़ेंगे, बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्रेन पढ़ा दूंगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा दूंगा, और फिर हमारे पूरा ब्रेन वाला टॉपिक हो जाएगा फिनिश। नाउ अब देखो, ब्रेन जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। मेजरली ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन।
हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट फोर ब्रेन ही है। ये याददाश्त वगैरह की सारी जिम्मेदारी इसी की होती है। जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, जैसे कोई चीज़ हमने देखी, हमें याद आया कि अरे कहाँ देखी, तो हम जो जोर मारते हैं वो फोर ब्रेन पे ही मारते हैं ताकि हमें कोई चीज़ याद आ जाए। मानव मस्तिष्क का जो वेट होता है वो 1400 ग्राम का होता है। मैं बता दूं कि द ह्यूमन ब्रेन वेट इज अराउंड 1400 ग्राम। यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, इसको मैं ठीक कर दूं, एक मिनट बस। यस, तो 1400 ग्राम का हमारा वजन होता है ब्रेन का, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। द ग्रुप ऑफ 8 बोन्स दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन आर कॉल्ड द कार्नियम या क्रेनियम। क्रेनियम क्या करता है, 8 बोन्स का जो ग्रुप है, आपका जो कपाल आपने देखा होगा, खोपड़ी, अगर आप अपने सर पे मार के देखो अभी तो आपको एक फील होगा। इसको हम साइंस की भाषा में क्रेनियम कहते हैं, देसी भाषा में खोपड़ी कहते हैं। अंदर जो जेली जैसा ब्रेन है, उसकी 1400 ग्राम का जो जेली जैसा ब्रेन है उसकी रक्षा करता है। इसीलिए पहली बार में कोई सर पे मारे तो शायद ये बचा ले, बट अगर कोई बहुत ज़ोर से मारे तो फिर हम नहीं बच पाते। मेनिनजॉइड क्रेनियम के भीतर होता है और जो क्रेनियम और जो ब्रेन है उसके बीच में गैप बनाए रखता है। अब जो क्रेनियम और ब्रेन है उसके बीच में मेनिनजॉइड पाया जाता है। अगर मेनिनजॉइड ना पाया जाए तो क्रेनियम और ब्रेन जो है वो आपस में टच होंगे और ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाएगा। इसीलिए मेनिनजॉइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, दैट्स हाउ मेनिनजॉइड लुक लाइक्स। देखो ये रहा मेनिनजॉइड। अगर ये हटा दे तो जो आपका क्रेनियम है और जो आपका ब्रेन है एक्चुअल में वो टच हो जाएगा और फिर आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए भगवान ने बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के डाली है आपके दिमाग में। अब हम पढ़ते हैं फोर ब्रेन, मतलब अग्र मस्तिष्क को पढ़ेंगे। अब फोर ब्रेन होता है 3 भागों में, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अगर किसी ने आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बहुत बर्बाद किया वो तो है हाइपोथैलेमस, क्योंकि इमोशंस हार्मोन से जुड़े होते हैं और ये हार्मोनल कंट्रोल का केंद्र है, और ये साथ के साथ आपके इमोशंस के कंट्रोल का भी केंद्र है। कहीं ना कहीं लोग बोल देते हैं कि सेरेब्रम से ही इमोशंस कंट्रोल हो जाते हैं, बट नहीं। एक्चुअल में जो आपका कंट्रोल है घृणा, प्रेम, खास करके प्रेम का, वो हाइपोथैलेमस से ही होता है। इसको पढ़ लेते हैं, हम फोर ब्रेन की तरफ पढ़ रहे हैं। फोर ब्रेन के बाद मिड ब्रेन एंड फिर हिंड ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क का सबसे पहला भाग होता है सेरेब्रम, इसको हम प्रमस्तिष्क कह देते हैं या फिर इसको हम सेरिब्रम भी कह देते हैं। द सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज 2/3 ऑफ द एंटायर ब्रेन। पूरे दिमाग का 2/3 होता है सेरेब्रम। ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस। ठीक है, सेरेब्रम इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस। बुद्धि और चतुराई का केंद्र ये होता है। आपके अंदर कितनी बुद्धि है, कितनी चतुराई है, ये सारी चीज़ें यहीं पे मौजूद है। ठीक है, आवर मेमोरी कैपेसिटी एंड और क्रियोसिटी ऑल डिपेंड्स ऑन द सेरेब्रम। हमारी याददाश्त क्षमता और हमारी जिज्ञासा सब किस पे डिपेंड करती है, सेरेब्रम पे। ठीक है, सेरेब्रम के बाद आता है थैलेमस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इट गिव्स एन इम्प्रेशन ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हमें आभास कराता है कि बाहर क्या चल रहा है। जैसे आजकल ठंडी है तो उसको वो हमें कैसे पता चल रहा है कि ठंडी है, जस्ट बिकॉज ऑफ थैलेमस, यही आभास कराता है। ठीक है, हमें गर्मी लग रही है या हमें ठंडी लग रही है, हमें कोई कूट रहा है पकड़ के, कोई पीट रहा है, इन सब का आभास कौन कराएगा, थैलेमस कराएगा, ध्यान रहे। ठीक है, अब इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस, सबसे खतरनाक प्राणी, सबसे खतरनाक चीज़ हमारे ब्रेन की। याद रहे ये हमारे फोर ब्रेन में आती है। ठीक है, it is the heat, instead of heat we can use temperature. Okay, it is the heat controlling center of the body। हमारे बॉडी का ताप नियंत्रक होता है इंटरनल। हमारे अंदर जो बॉडी में अंदर ताप होती है, अंदर जो गर्मी होती है, उसका कंट्रोल थैलेमस ही करता है, हाइपोथैलेमस। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट। हमारी भूख प्यास को कंट्रोल करने का, हमें भूख लग रही है क्यों, अब आपने बहुत देर से खाना नहीं खाया, एकदम से भूख लगेगी, ये एहसास कौन कराता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, it controls the hormones released from the endocrine glands। endocrine glands ग्लैंड्स वाला जब चैप्टर पढ़ाऊंगा इसी के आगे, ह्यूमन बॉडी में ये हो, तो वो जितने भी उनके अंदर के वो निकलते हैं हार्मोन्स, उनको कंट्रोल करने का काम यही करता है। ठीक है, इट मे साउंड स्ट्रेंज बट द बिगिनिंग्स ऑफ रोमांटिक लव आर एसोसिएटेड विद द स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड बाय योर हाइपोथैलेमस। बहुत अजीब लगता है सुन के, लेकिन जो भी प्रेम की अनुभूति स्टार्ट होती है वो कहीं ना कहीं ट्रिगर की जाती है हाइपोथैलेमस के द्वारा ही। एंड हाइपोथैलेमस मैन में ज़्यादा होता है, ह्यूमन में इसका एक्टिवनेस कम होती है, वो सॉरी वुमेन में इनकी एक्टिवनेस कम होती है, बट मेन में इनकी एक्टिवनेस ज़्यादा होती है, इसलिए वो फॉल फॉर लव
हो जाते हैं, इसीलिए मैन विल बी मैन का टैग दिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस। ये देखो इस पिक्चर से आप क्लियरली समझ सकते हो कि किसका हाइपोथैलेमस सबसे ज़्यादा एक्टिव है, इस व्यक्ति का, क्योंकि ये कंटिन्यूसली घूर रहा है और फिर इसके दिमाग में कहीं ना कहीं अजम्पशंस बन रहे हैं लव एंड ऑल के। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे कंट्रोल की जाती है, हाइपोथैलेमस में। जब हाइपोथैलेमस में सारे इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाते तो ऐसे सिनेरियो आपको देखने को मिल सकते हैं। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन ये जो ग्रीन वाला पार्ट है बस इतना ही है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी बहुत कुछ है, ठीक है। इसके इसके अंदर पाया जाता है कार्पोक्वाड्रिजेनियम, कार्पोक्वाड्रिजेमिन। ओके, अब ये होता क्या है, कंट्रोल ऑफ सीइंग एंड हियरिंग, देखने और सुनने में पूरा कंट्रोल रखने की जिम्मेदारी इसी की होती है, मिड ब्रेन का पार्ट है। सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल इसी के अंदर है, जो आपका मिड ब्रेन है उसी का पार्ट है। ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कौन कनेक्ट करता है, तो सेरिब्रल पेंडिकल, इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके बाद आता है हिंड ब्रेन या फिर पश्च मस्तिष्क, पीछे का भाग, ये पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम, ये सारे इसी के पार्ट हैं, ठीक है, पश्च मस्तिष्क के। और स्पाइनल कॉर्ड डिफरेंट है, ध्यान रहे, लेकिन ये तीनों इसी के पार्ट है। सेरेबेलम को अनुमस्तिष्क भी कह सकते हैं, ठीक है। सेरिबेलम, पहले इसको पढ़ लेते हैं। सेरिबेलम, द बैक ऑफ द ब्रेन दैट हेल्प्स यू टू मूव, बैलेंस एंड प्रोसीजरल लर्निंग। जितना भी मूव और बैलेंस का सिस्टम होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, सेरिबेलम के द्वारा। कभी कभी क्या होता है, ये सेरिबेलम पीछे होता है, इसीलिए जो नाना पाटेकर कहता था ना कि पीछे छोटा दिमाग होता है, पीछे मत मारो, वो सही कहता है। अगर कोई इंसान आपके पीछे हिट करे तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, आप बेहोश भी हो जाओगे। ऐसे ही जो शराबी होता है वो उनका सेरिबेलम कंट्रोल में नहीं होता, जिस वजह से वो इस तरह से पी के पड़े रहते हैं। मेडुला, व्हाट इज द वर्क ऑफ मेडुला, लेट्स स्टडी। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस, अनैच्छिक क्रियाएं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता उसको ये कंट्रोल करता है। जैसे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, इन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, मेडुला का। अब स्पाइनल कॉर्ड, लास्ट वन, स्पाइनल कॉर्ड को जरा ढंग से पढ़ना। स्पाइनल कॉर्ड इज द गार्ड ऑफ ब्रेन, अगर ब्रेन बिजी है तो उस अचानक से होने वाली चीज़ों की जिम्मेदारी, उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी स्पाइनल कॉर्ड की होगी। कभी कभी क्या होता है, हम लोग म्यूजिक सुनने में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और समझो अचानक से किसी ने बॉल मार दी तो एकदम से हमारा हाथ आगे आ जाता है उस बॉल से बचने के लिए। क्यों, क्योंकि उस समय ब्रेन बिजी है लेकिन हमें फिर भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय सेकेंडरी लेवल पे जो काम करता है वो स्पाइनल कॉर्ड ही होता है। ये एक हड्डी नहीं है, हड्डी के अलावा बहुत कुछ है हमारे लिए, ठीक है। ये होता है स्पाइनल कॉर्ड, इस तरीके से कवर होता है, ठीक है, हड्डी के अंदर। ब्रेन के बिजी रहने पर कंट्रोल की ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पाइनल कॉर्ड की रहती है। ब्रेन कहीं बिजी है, आप मान लो गाना सुन सुन के चल रहे हो, रास्ते में गड्ढा आने वाला है, एकदम से आप एक्टिव हो जाते हो, अरे नहीं आगे गड्ढा है, वो किसकी वजह से, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इसी की है, मीन्स अनुवर्ती क्रिया है जिस पे हमारा कोई जोर नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन, एकदम से होने वाले एक्शन जो होते हैं, जैसे गर्म चीज़ पे हाथ रख दियो तुरंत हाथ हटा लिया, वो सारे रिफ्लेक्स एक्शन किससे कंट्रोल किए जाते हैं, मेरुरज्जु से। नाउ आगे भी पीपीटी टाइप्ड है बट हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी आपको सेंस ऑर्गन पढ़ाए, सेंस ऑर्गन के बाद तुरंत मैंने नर्वस सिस्टम इसीलिए पढ़ाया क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड टॉपिक हैं। आगे चल के हम 3-4 ऑर्गन सिस्टम और पढ़ेंगे और ह्यूमन बॉडी को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए ख़त्म करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं और इसको ज़रूर पढ़ना, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थैंक्स।